स्वागत दोस्तों, आप देख रहे हैं राजधर्म और यहाँ संसद के बाहर हम मौजूद हैं। अंदर प्रधानमंत्री का भाषण थोड़ी देर में शुरू होगा। संविधान पर चर्चा हो रही है, दूसरा दिन है उसका आज। राहुल गांधी आज बोले, लगा था शायद लंबा भाषण होगा, लेकिन उन्होंने आज जल्दी वाइंड अप कर दिया अपनी चर्चा को। लेकिन उसमें जो उन्होंने बातें कही, उनके जो रेगुलर मुद्दे होते हैं, सब कुछ अडानी को दे दिया। संविधान के खिलाफ ये सरकार काम कर रही है। जातिगत जनगणना हम करा करके रहेंगे, 50% से इस आरक्षण को बढ़ा देंगे, इस सीमा को हम तोड़ देंगे। ये सारी बातें उसके अंदर थीं, लेकिन कहने का अंदाज हर बार वो एक कहानी के जरिए कोशिश करते हैं कुछ नया लेकर के आए। तो आज वो दो किताबें लेकर के आए थे। एक थी मनुस्मृति और दूसरा था भारत का संविधान। दोनों दिखाई उन्होंने, कहा ये वो किताब है संविधान जिससे हम चलते हैं, ये वो है मनुस्मृति आपका धर्म जिससे आप चलते हैं, इसी मनुस्मृति को आप लागू करना चाहते हैं इस देश के अंदर। फिर उन्होंने सावरकर को कोट किया आज, शायद इस पर हंगामा भी हो और आज संजय राउत को शायद लगे कि सावरकर की चर्चा राहुल गांधी ने की है तो उनको भी कुछ जवाब दिया जाए। उन्होंने कहा, ये कहा था सावरकर ने देश के संविधान के लिए कि इसमें कुछ भारतीय नहीं है, और मनुस्मृति की तारीफ की थी। ये होना चाहिए, जिस कोड से हमको जीना है वो कोड मनुस्मृति है। तो आप लोग तो मनुस्मृति को लागू कर मानने वाले हैं, इसी को आप लागू करना चाहते हैं। हंगामा भी। और फिर उन्होंने द्रोणाचार्य एकलव्य की कहानी भी सुनाई, उस पर किसने क्या कहा था, क्या लिखा है महाभारत में, उसको लेकर के भी थोड़ा दोनों तरफ से नोकझोंक दिखी, चली थोड़ी देर। बहरहाल इस सब के बाद एकदम से उन्होंने अपना भाषण जो है फिर समेट लिया राहुल गांधी ने। और कभी हम लोग भी ये बात कर रहे थे, प्रियंका गांधी ने कल जिस तरीके से बात की थी, राहुल गांधी आज जब बात कर रहे थे तो वो एग्रेशन दिखता है उनकी अब शैली में, वो था। इसके अलावा पढ़ने की बजाय अब वो सीधा बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो बिना देखे बोलते हैं, उससे भी एक कॉन्फिडेंस झलकता है। तो वो बातें ज़रूर थी जो थोड़ी अलग थी प्रियंका गांधी के भाषण से। बाकी मुद्दों की अगर आप बात करेंगे तो दोनों के मुद्दे तो समान ही थे। कुछ एक हिस्सा आपको उनके भाषण का मैं सुना रहा हूं, फिर इस पर बात करते हैं और जवाब में प्रधानमंत्री क्या कह सकते हैं और उसकी बात भी होगी। About the Constitution of India and about how he thinks India should be run. The worst thing about the Constitution, the worst thing about the Constitution of India is that there is nothing Indian about it. Manusmriti is that scripture which is most worshipable after Vedas for our Hindu nation, and from which our ancient times have become the basis of our culture, customs, thought and practice. This book for centuries has codified the spiritual and divine march of our nation. Today, Manusmriti is law. These are the words of Savarkar. Mr. Savarkar has clearly stated in his writings that there is nothing Indian about our Constitution. He has clearly stated that the book India is run by should be superseded by this book. And this is what the fight is about. Do you support? No, you read those words. Because when you speak in Parliament about protecting the Constitution, you are ridiculing Savarkar. You are abusing Savarkar. You are defaming Savarkar. भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। यह आपके नेता ने कहा था। जंगल में हजारों साल पहले एक युवा, 6-7 साल का युवा, हर रोज सुबह उठ के 4 बजे उठ के एक बच्चा, वाह बहुत बढ़िया, एक बच्चा 4 बजे उठ के तपस्या करता था। हर रोज सुबह तपस्या, हाँ, हर रोज सुबह वो धनुष उठाकर तीर कमान चलाता था। यही तो प्रॉब्लम है, धनुष में तपस्या है, मनरेगा के काम करने में तपस्या है। तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना, समझिए। हाँ,
का ये मतलब है, तपस्या का ये मतलब है। लड़के का नाम एकलव्य था और वो गुरु के पास गया और उसने कहा, गुरु द्रोणाचार्य जी, मैं सालों से धनुष चलाना सीख रहा हूं, मैंने अपनी पूरी शक्ति इसमें डाली है, आप मेरी मदद कीजिए, आप मेरे गुरु बनिए। द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को कहा कि आप ऊंची जात के नहीं हो, आप ऊंची जात के नहीं हो, आप द्विजा नहीं हो, मैं आपका गुरु नहीं बनूंगा, यहां से तुम चले जाओ। और एकलव्य चला गया। फिर से एकलव्य ने तपस्या शुरू की, फिर से तपस्या शुरू की। कुछ साल बाद, ये कहानी लंबी है जो वो सुना रहे थे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने आज के आगे क्या कहा है। वो ये द्रोणाचार्य एकलव्य की कहानी इसलिए सुना रहे थे कि अंगूठा ले लिया था गुरु दक्षिणा में गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का। तो नरेंद्र मोदी ने आज नौजवानों का, किसानों का, गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का वही हाथ अंगूठा काटने का काम किया है। उनकी ताकत ले ली है, उनको शक्ति विहीन बना दिया है, ये कहना चाह रहे थे। उनके मौके अवसर ले लिए, उनका हुनर छीन लिया है, ये उनका आरोप था। 2 बार ऐसा हुआ कि वो थोड़े फंसे भी। जब एक बार उन्होंने कह दिया कि तपस्या हजारों साल पहले करता था 6-7 साल का युवा, तो वहाँ पर थोड़ा हंसी मजाक कर लिया विपक्ष ने और सत्ता पक्ष ने उनके साथ। दूसरा, जब उन्होंने कहा कि जब तपस्या की बात आई तो तपस्या में राहुल गांधी ने कहा कि तपस्या का मतलब होता है शरीर में गर्मी पैदा करना। मतलब ये 2 कुछ ऐसे मौके आए जब विपक्ष ने थोड़ा सा वहाँ ठाका, सत्ता पक्ष ने ठाका भी लगा। बाय एंड लार्ज बातें वही थी। मनुस्मृति और सावरकर नया था इस बार। पिछली बार वो धर्म गुरुओं की, भगवानों की फोटो लेकर के आए थे, इस बार संविधान और मनुस्मृति लेकर के आए थे। और सावरकर की नई एंट्री है सर, कुछ अरसे के बाद जी राहुल जी की बातों में। देखिए, सावरकर की एंट्री तो करते ही वो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सावरकर और फिर वही इंडिया ब्लॉक को सावरकर में खासतौर से शिवसेना को क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। आज 2 बातें महत्वपूर्ण है। एक तो राहुल गांधी फोर्सफुल तरीके से बोले, बहुत कम बोले, लेकिन फोर्सफुल तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखी और फोकस रखा। लेकिन मैं समझता हूँ विपक्ष के नेता के पास एक तो बड़ा मौका जो होता है वो ये है कि उनके पास कोई टाइम लिमिट नहीं होती। जो एक मेंबर्स के लिए टाइम लिमिट होती है कि वो इतने समय बोलें, तो नॉर्मली उसको स्पीकर या जो तो चेयर आपने जो कांग्रेस को 2 घंटा 40 मिनट बनाया, उससे ज़्यादा वो बोल सकते हैं। हाँ, और लोग क्या करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज कि वो 2 घंटा 40 मिनट जो समय दिया गया वो अपने स्पीकर्स में यूज़ कर लेते हैं। और फिर यदि आपके पास LOP का मौका है या लीडर ऑफ द हाउस का मौका है तो उसको अलग तरीके से करते हैं, क्योंकि उनको रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। एक मौका उनके पास पूरा रहता है, खैर वो अलग है। लेकिन मैं समझता हूँ जैसे उन्होंने जो बात बोली ठीक बोली, अंगूठे को लेकर जिस तरह से जिक्र किया जो आप जिक्र कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ अभी सोमवार को 1 नेशन 1 इलेक्शन पर बिल आने वाला है, सरकार बिल लेकर आ रही है, उसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो राहुल गांधी को उस पर चर्चा करनी चाहिए थी कि भाई आप क्यों चाहते हो 1 नेशन 1 इलेक्शन, क्या जवाब है, क्या ज़रूरत है, क्या नहीं है, उनका क्या रुख है, क्या वो चाहते हैं नहीं चाहते हैं, उस पर एक बात करनी चाहिए थी। वक्फ का बिल अभी JPC के साथ रखा हुआ है, उस पर क्या होना है उसकी उन्होंने चर्चा नहीं की है। प्रधानमंत्री जी के लिए इस समय देश का एक बड़ा मुद्दा है जो 1 नेशन 1 इलेक्शन और हमारे वुमेन रिजर्वेशन बिल, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम हम कहते हैं, उससे जुड़ा हुआ बिल है। वक्त में तो फंसने का भी डर है ना सर? नहीं, उस पर बात तो मुसलमानों की करें ना कि वो ये कह सकते थे ना मुसलमानों को आप छीनना चाह रहे हैं, दूसरे पक्ष का नाराज होने का भी खतरा हाँ, लेकिन वो अपनी बात तो कुछ तो रखते हैं उस पर कि भाई क्या कर रही है सरकार, सवाल ही पूछ सकते थे। हाँ। और दूसरा ये जो दोनों हैं उसको सेंसस के साथ, जनगणना के साथ जोड़ना था। वो जातिगत जनगणना की तो बात कर रहे थे, उन्होंने सरकार से नहीं पूछा कि आप जनगणना कब करवा रहे हैं, और अगर जनगणना करवा रहे हैं तो जातिगत जनगणना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसको डिलिमिटेशन को कब कर रहे हैं। तो वो ऐसे महत्वपूर्ण सवाल थे। UCC एक बड़ा मुद्दा है, इस सरकार को वो UCC लेकर आएंगे। नहीं है सर, वो सवाल नहीं पूछते कभी, वो आरोप लगाते हैं। आरोप नहीं, तो मैं कह रहा हूँ कि विपक्ष के नेता को आज ये बड़ा मौका था ना, इतना बड़ा मौका जिस पर आप, और प्रधानमंत्री जी आपके सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं। आप इसको भी देखिए, ये तो आपके पास बड़ा मौका है ना, आप सवाल सारे ऐसे कर सकते हैं जिनको आप प्रधानमंत्री जी से जवाब चाहते हैं। और मान लीजिए प्रधानमंत्री जी जवाब नहीं देते तो आपके पास ये मौका होता कि भाई प्रधानमंत्री जी ने इन सवालों का जवाब
नहीं दिया। और अभी तो जब राज्यसभा में सोमवार को चर्चा शुरू होगी तब भी उनके पास, खड़गे साहब के पास और कांग्रेस के पास मौका रहता है कि भाई हमने ये सवाल प्रधानमंत्री जी से पूछे थे, इस सरकार ने जवाब नहीं दिया। मेरे ख्याल से उस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने मिस किया। और इतनी भागदौड़, ये जल्दी क्या थी कि 20 मिनट का भाषण, मतलब वो बात करके, या तो उनके पास इशू नहीं थे या उन्होंने उसकी तैयारी उस तरह से की नहीं। ये अब वो तो वो जाने के तौर पर देखें तो कुछ नया नहीं था, कुछ मुद्दे कोई उसमें नया नहीं था। संभल का जिक्र उन्होंने भी किया प्रियंका गांधी के तरीके से, तो वो एक नई बात है क्योंकि चलिए वहां पर एक हादसा हुआ वहां पर, लेकिन इसके अलावा बाकी बातें हुई। अडानी, आज अडानी के साथ अंबानी भी उन्होंने नाम जोड़ दिया था। कुछ और मुद्दों पर उनकी बात सुना रहा हूं, फिर समीर जाता हूं मैं। अदानी जी को, जब आप अदानी जी को धारावी देते हो तो आप धारावी के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, उनका आप अंगूठा काटते हो। जब आप हिंदुस्तान के पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, डिफेंस इंडस्ट्री, ये सब जब आप अदानी को देते हो, हिंदुस्तान के सारे जो फेयर प्ले बिजनेसेस हैं, जो ईमानदारी से काम करते हैं, आप उन सब का अंगूठा काटते हो जब आप अदानी की मदद करते हो। कॉन्स्टिट्यूशन में लैटरल एंट्री कर आप हिंदुस्तान के युवाओं का, पिछड़ों का, गरीबों का अंगूठा काटते हो। सर, स्पीकर सर, जैसे एकलव्य ने प्रैक्टिस की थी, वैसे ही हिंदुस्तान के युवा सुबह उठकर 4 बजे उठकर अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। आपने देखा होगा पहले हजारों युवा सुबह उठकर रनिंग करते थे, वेट ट्रेनिंग करते थे आर्मी में जाने के लिए। जब आपने अग्निवीर लागू किया तो आपने उन युवाओं की उंगली काटी। जब आप पेपर लीक कराते हो, 70 बार आपने पेपर लीक करवाया है, तब आप हिंदुस्तान के युवाओं के का अंगूठा काटते हो। हमारा अगला कदम जाति जनगणना होगा। हम देश को दिखाना चाहते हैं कि आपने किन लोगों का और कहां कहां अंगूठा काटा है। हम दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, किसानों को, मजदूरों को दिखाना चाहते हैं कि आपने किस किस का अंगूठा काटा है। इसलिए जो मैंने वायदा किया था, इसी हाउस में यहां हम कास्ट सेंसस लागू करेंगे और उसके बाद हिंदुस्तान में एक नए तरीके का विकास होगा, एक नई तरीके की राजनीति होगी। जो मैंने पहले कहा था, जो आपको अच्छा नहीं लगता है, 50% रिजर्वेशन, उस दीवार को हम यहां तोड़ेंगे। 50% रिजर्वेशन की दीवार और जाति जनगणना। ये राहुल गांधी ने अभी जो बात की, अक्सर लोग कई बार ये पूछते हैं कि राहुल गांधी इतने चुनाव हारे राज्यों के, लोकसभा का चुनाव अभी 24 में फिर हार गए, फिर वो ये कास्ट सेंसस, जाति जनगणना, इन मुद्दों से हटते क्यों नहीं? अब अडानी, इस विषय को क्यों इतना उन्होंने पकड़ के रखा हुआ है? अब तो उनके विपक्ष के साथी भी इससे दूर होने लगे हैं, अब साफ खुल के कहने लगे हैं कि उनका विषय है, हमारा विषय नहीं है। मुझे लगता है वो इतने कन्विंस है अपने आर्गुमेंट से कि या तो ये मुद्दा देश की जरूरत है, या दूसरा ये उनको लगता है कि यही मुद्दा जनता मान सकती है और मेरे को इससे फायदा होगा, वरना आज भी वही बातें हैं। देखिए, अब राहुल गांधी के भाषण से कोई बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती नहीं है। ये नहीं रहता कि राहुल गांधी आज क्या बोलने वाले, क्या नया होगा, क्या नया उनके स्पीच के होगा। ये पता है राहुल गांधी जब बोलेंगे तो वो अडानी पर जरूर जिक्र करेंगे, वो संसद का जिक्र करेंगे, वो किसानों को लेकर जिक्र करेंगे। उनका मुद्दा फिक्स है कि अडानी का जिक्र करना है, संघ का जिक्र करना है। और अब तो महाराष्ट्र के चुनाव हो गए, महाराष्ट्र के चुनाव तो वो सावरकर को लेकर कुछ बोले नहीं थे, तो आज उन्होंने मिस्टर सावरकर का जिक्र कर दिया। हालांकि उन्होंने आज माफ़ी भी सावरकर नहीं बोला, इतनी उन्होंने रियायत शिवसेना को, शायद इंडिया गठबंधन के सहयोगी को दे दी है।
तो मुझे लग रहा है राहुल गांधी को बहुत अच्छा अवसर मिलता है कि जब उन्हें कुछ बोलना होता है विपक्ष को घेरने के लिए, तो उन्हें इसका सदुपयोग करना चाहिए था। देखिए कल प्रियंका गांधी ने भाषण दिया, प्रियंका ने अडानी का जिक्र किया, आप भी आज अडानी का जिक्र कर रहे हो। और राहुल गांधी को बताना चाहिए था कि मोदी सरकार के 10 साल के अंदर कैसे कैसे संविधान को नुकसान हुआ है। आज संविधान के ऊपर जब चर्चा आयोजित की जा रही है, आपको जब बोलने का मौका मिला है, और आपका पास ऐसा भी नहीं कि समय का कोई बंधन है कि आपको 15 या 20 मिनट भाषण खत्म करना है। आपको बहुत पहले से पता था कि आपको इसमें चर्चा में हिस्सा लेना है। आप बेहतर तैयारी के से आते, बेहतर मुद्दा उठाते। आपने मणिपुर का जिक्र नहीं किया, राहुल गांधी चाहते तो मणिपुर का जिक्र भी कर सकते थे। आज की अपने स्पीच में उन्होंने मणिपुर का जिक्र नहीं किया। बहुत से मुद्दे थे जहाँ राहुल गांधी इंपॉर्टेंट इशू था, उन्होंने इतना मणिपुर को उठाया है तो आज बिल्कुल उठाना आज चाहिए बोल सकते थे, मणिपुर का जिक्र कर सकते थे कि प्रधानमंत्री मोदी कब जाएंगे या मणिपुर में क्या स्थिति हो रही है। मुझे लग रहा है राहुल गांधी में भाषण में बहुत सी बातें मिसिंग हो रही थी, और राहुल गांधी का भाषण अब एक टाइप्ड हो गया है। पता रहता है कि राहुल गांधी अपने भाषण में क्या जिक्र करेंगे। आज जरूर वो संविधान की प्रतिलिपि लेकर आए, मनुस्मृति लेके आए, उससे उन्होंने शुरुआत करी। लगा था कुछ कंटेंट में नया होगा, लेकिन आखिर में फिर वही अडानी पर आ जाते हैं, सावरकर पर आप आ जाते हो। संभल था सर भाषण में, संबल ठीक है, लेकिन वो तो रहेगा कि संबल आपको जाने दिया, आप जिक्र करोगे। हाथरस आप गए थे तो आप हाथरस का जिक्र करोगे, ये मालूम था। लेकिन आपको बताना चाहिए कि आज जब ये कहते हो कि जातिगत जनगणना करवाएंगे, तो आपको बोलना चाहिए कि जिन राज्यों में हमारी कांग्रेस की सरकार है, वहाँ हमने जो केस जारी करेंगे या हम वहाँ करवाने की कोशिश करेंगे। 50% की लिमिट हटाएंगे, तो हमारी क्या योजना है। राहुल गांधी बहुत जल्दी बोले, कम भाषण बोले, और मुझे लग रहा है कि बहुत ये मुझे सर सच में डिसअपॉइंटिंग लग रहा है। और वो विजय जी ने और उसको क्लियर कर दिया कि एलओपी के ऊपर तो समय की बंदिश भी एज सच नहीं होती है। तो आज आप 75 साल संविधान के उस पर 2 दिन की चर्चा, आपके थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री को बोलना है, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, आप बोलते हैं, एक अच्छा कंटेंट देना चाहिए था। राजनाथ सिंह हमारी भाषा हो गई, बोल रहे हैं, कंटेंट हमारे लिए हो जाता है क्या चलाएंगे टीवी पर, मतलब लेकिन उनको आज कुछ सब्सटेंस देना चाहिए था अपने भाषण में। आप आए, मतलब पता ही नहीं लगा कब भाषण शुरू हुआ खत्म हो गया, उसमें भी 10 मिनट तो वो वही चलता रहा, द्रोणाचार्य और एकलव्य चलता रहा, अंगूठा काट लिया चलता रहा। थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया राहुल गांधी ने। आज मुझे फिर से वो बात याद आ रही, किसी ने कहा था कि ही डजंट मिस द अपॉर्चुनिटी टू मिस द अपॉर्चुनिटी कि वो मौका खोने का कोई अवसर नहीं खोते। दिस वाज अ बिग अपॉर्चुनिटी। तो इट्स बिग अपॉर्चुनिटी। और जातिगत जनगणना, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि चुनाव हारने से उनको मुद्दा छोड़ देना चाहिए, बल्कि मैं समझ रहा हूँ कि पॉलिटिक्स में कमिटमेंट, कन्विक्शन और कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि जातिगत जनगणना पर कांग्रेस चुनाव हार रही है, तो आप 89 में भारतीय जनता पार्टी ने पालमपुर में अधिवेशन किया था, प्रस्ताव पारित किया था राम मंदिर को लेकर, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती रही लगातार। यूपी में अगला ही चुनाव वो हार गए, लेकिन उन्होंने उस मुद्दे को नहीं छोड़ा। 30 साल बाद वो उस मुद्दे को मंजिल पर पहुंचे या उसके मुकाम तक पहुंचे। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि चुनाव हारना होनी चाहिए, हाँ, कन्विक्शन होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, और कंटिन्यू समझना चाहिए कि राहुल गांधी के बाद कौन बोलने वाला है। देश के प्रधानमंत्री बोलेंगे, वो तो अलग इशू है। मैं जातिगत जनगणना की बात कर रहा हूं। किस तरीके से बोलते हैं वो ठीक है, जब आपको पता है कि आपके बाद प्रधानमंत्री बोलने वाले सदन के अंदर, तो आपका भाषण कितना स्टडी वाला होना चाहिए, कितना रिसर्च। जातिगत जनगणना पर वो प्रधानमंत्री को ट्रैप में ले सकते थे कि भाई जातिगत जनगणना बताएं इस पर कि क्या वो चाहते, नहीं करना चाहते, नहीं करना। एक बार जवाब दें इस बात को लेकर, सोच क्या है उनकी, पता और फिर मैं कह रहा हूँ ना, ये जो एक देश एक चुनाव तो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अभी सरकार बिल लेकर आने वाली है, तो आपको रुख रखना चाहिए था कि हम इसके साथ हैं, हम इसके खिलाफ हैं, क्यों चाहती है देश। प्रधानमंत्री 2 बयान और हैं सर उनके, मतलब 2 हिस्से आज के भाषण के सुना देता हूँ। हाथरस पर वो बोले, हाथरस वो गए थे अभी, और उसको भी बीजेपी के सांसदों ने कहा कि भाई संसद चल रही है, उसके बीच में कभी आप यहाँ जा रहे हैं, कभी आप वहाँ जा रहे हैं, संसद में नहीं दिख रहे हैं। प्रियंका गांधी ने हालांकि उसमें फिर प्रधानमंत्री को लपेट लिया कि मुझे तो 10 मिनट दिखे हैं केवल 15 दिनों में, वो भी सदन में नहीं आते हैं। प्रधानमंत्री को भी आज यहाँ होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, जब एलओपी खासकर बोल रहे थे। इस पर भी हम लोग आगे इस पर बात करते हैं। राहुल गांधी के 1-2 बयान, और किसानों पर उन्होंने क्या कहा। कुछ दिन पहले मैं हाथरस गया। हाथरस में 4 साल पहले एक लड़की का बलात्कार होता है, गैंग रेप होता है, 3-4 लोग गैंग रेप करते हैं। मैं 2-3 दिन पहले उस लड़की के परिवार के घर में गया। जिन्होंने गैंग रेप किया वो बाहर घूम रहे हैं, और लड़की का परिवार
अपने घर में बंद है। लड़की का परिवार बाहर नहीं जा सकता है। जो अपराधी हैं वो उनको रोज धमकाते हैं और वो बाहर घूमते हैं। परिवार ने मुझे बताया कि बेटी का जो अंतिम संस्कार था वो भी नहीं करने दिया और चीफ मिनिस्टर ने इसके बारे में खुलकर मीडिया में झूठ बोला है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है कि जो बलात्कार करते हैं वो बाहर रहे और जिसका रेप हुआ है, जिसके परिवार, उस परिवार को बंद कर दिया जाए? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। और अगर आप कहते हो कि यूपी में आपका राज है और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लागू होता है, वहां पे मनुस्मृति लागू हो रही है। आज बाहर, दिल्ली के बाहर आपने किसानों पर टीयर गैस चलाया है, आपने किसानों पर लाठीचार्ज किया है। किसान आपसे एमएसपी मांगते हैं, सही दाम मांगते हैं, मगर आप अदानी को फायदा पहुंचाते हो, अंबानी को फायदा पहुंचाते हो और किसान का अंगूठा काटने का काम करते हो। देखिए इसको हम कहते हैं अभय मुद्रा, हम कहते हैं डरो मत, आप कहते हो हम आपका अंगूठा काट देंगे। ये फर्क है। एक तरफ कौन सर बोले अभय मुद्रा भी राहुल गांधी जो पिछले सत्र में उन्होंने बताई थी, व्याख्या दी थी, वो भी इस सत्र में चल रही है अभी भी। अनुराग ठाकुर खड़े हुए, उनके बाद एक तो मैंने आपसे कहा अचानक बंद हो गया राहुल गांधी का भाषण, छोटा भाषण था। अब उसके बाद अनुराग ठाकुर खड़े हुए, इन्होंने भी पिछले सत्र में इन्होंने खूब डट के जवाब दिया था राहुल गांधी की बातों का। तो ये भी तय होता ही है कि जैसे राहुल गांधी बोल रहे हैं तो इनकी मार्किंग कौन करेगा, इनके बाद कौन खड़ा होगा सत्ता पक्ष से, बीजेपी से, और कौन इनको जवाब देगा। तो अब लगता है अनुराग ठाकुर को वो जिम्मेदारी दे दी गई है कि आप इनकी बातों का जवाब दें पार्लियामेंट में। ये हैं निशिकांत दुबे हैं, किरण रिजिजू भी बोलते हैं। अनुराग ठाकुर खड़े हुए, उन्होंने कहा ये बार बार किताब दिखाते हैं जो उसको पढ़ तो लें एक बार, कितने पन्ने हैं इसमें ये बता दें मुझे। राहुल गांधी नहीं बता सकते क्योंकि आज तक इन्होंने वो किताब खोली ही नहीं है। सुनिए। पिछली बार भी जब चर्चा हुई तब भी मैंने कहा था कि कुछ लोग संविधान तो हाथ में लेके घूमते हैं लेकिन ये नहीं बता पाए कि उसके पन्ने तक कितने हैं, क्योंकि इन्होंने कभी खोला ही नहीं। आज मैं क्योंकि ये संविधान जो राहुल जी सब तरफ दिखाते हैं सर, शायद इन्होंने इसके 2 पन्ने भी खोलकर नहीं देखे। अगर आप इसका प्रीफेस देखेंगे, प्रीफेस किसने लिखा है सर? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण जी, उन्होंने लिखते हैं आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज क्राफ्टेड बाय द फाइनेस्ट एंड मोस्ट emancipated minds of the time and thankfully not directed by the confused Nehruvian social policy that guided success governments। वो इनकी नेहरू जी की विचारधारा पर सवाल खड़ा करते हैं और उन्होंने लिखा है कि जाइंट्स लाइक B.R. अम्बेडकर, B.N. राव, सरदार पटेल, K.M. मुंशी, अलादी डिबेट प्रोविजंस टू प्रोटेक्ट द बेसिक फ्रीडम। उन्होंने श्रेय दिया है तो अम्बेडकर जी को, सरदार पटेल और आगे। सर इसके अगले पन्ने पे क्या लिखते हैं गोपाल शंकर नारायण, और ये इन्हीं का ही है सर, मैं इन्हीं की पढ़ रहा हूँ जो इन्होंने हाउस में दिखाया। इसमें लिखा है वर इट नॉट फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द डॉक्यूमेंट इंदिरा गांधी वुड हैव बीन compelled to end the darkest episode in independent India by ending the emergency। यानी कि संविधान की ताकत थी जिन्होंने इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी को खत्म किया था, तो इस संविधान की ताकत थी। और ये आपके इसके अंदर लिखा है राहुल जी, जो आप लेकर घूमते हो, कभी खोल के पढ़ो तो सही। अब कुछ बड़े ऑब्वियस सी घटनाक्रम है जिन पर कांग्रेस फंसती है। संविधान में तो कांग्रेस पार्टी को घेरने की बहुत सारी बातें हैं विपक्ष के पास। अब जैसे उन्होंने कहा कि 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी तब संविधान का गला घोटा गया था, दिल्ली में जब हजारों सिखों को जला दिया गया था, कत्ल किया गया था, तब संविधान का गला घोटा गया था। सारी बातें कही अनुराग ठाकुर ने।
देखिए, जब भी राहुल गांधी बोलते हैं तो या तो अनुराग ठाकुर मोर्चा संभालते हैं या गोडा से जो सांसद है निशिकांत दुबे तय है कि वो राहुल गांधी के प्रश्नों का जो भाषण था उस पर जवाब देते हैं। हालांकि किरण रिजिजू भी अब देने लगे हैं, अब तो संसदीय कार्य मंत्री है किरण रिजिजू बोलते हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने आज जो बोला उस पर अनुराग ठाकुर ने दो तीन बातें जो कही है, बहुत बेहतरीन तरीके से उस बात का जवाब दिया था राहुल गांधी को। राहुल गांधी अगर आज चाहते तो कई अच्छे मुद्दों को भी उठा सकते थे उस सदन के अंदर। जब संविधान पर चर्चा हो रही है तो आप संविधान पर थोड़ा अध्ययन कर आते, बताते कि 10 साल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में उनको जब लगता कि यहाँ पर संविधान के खतरे उत्पन्न हुए, वो बताते कि 2025 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कैसे संविधान खतरे में नैरेटिव का जिक्र किया था और कैसे वो उसको आगे लेकर जाना चाहते हैं। वो बताते कि किस तरीके से दलित आदिवासी जिनका वो जिक्र कर रहे थे, जिस हाथरस पीड़ित लड़की का जिक्र कर रहे थे, उसके बारे में कहते हैं कि उनकी क्या है, कांग्रेस कैसे अपने राज्यों में इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने दे रही है। वो ईवीएम की बात कहते हैं, ठीक है। मुझे लगता है ईवीएम पे कल प्रियंका ने बोल दिया, हो सकता है उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया होगा कि प्रियंका ईवीएम पे बोल रही है। जनादेश चोरी कर लिया तो मतलब ये तो सबसे बड़ा आघात है संविधान पर, अगर आप गंभीर हैं इस बात को लेकर। तो यही राहुल गांधी को जो मौका मिलता है, मुझे लग रहा है वो अक्सर इस बात को मिस कर जाते हैं चीज़ों को लेकर। आप एलओपी हो, आप एक सांसद नहीं हो खाली, आप विपक्ष के नेता हो, तो आपको भाषण के अंदर तमाम तरह के मुद्दे उठाना चाहिए। जब आपको पता है कि आपके भाषण के बाद देश के प्रधानमंत्री जो बहुत शानदार वक्ता है वो संविधान की इसमें चर्चा में हिस्सा लेंगे, तो मुझे लगता है कि आपके ऐसे प्रश्न उठाने चाहिए थे कि प्रधानमंत्री मोदी उसका जवाब देते, या कम से कम सत्ता पक्ष को उसका जवाब देने में थोड़ी मुश्किलें होती। राहुल गांधी का भाषण वैसे ही एवरेज था, औसतता जैसे हमेशा होते आता है, उसमें कुछ नयापन नहीं था। आपके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी मिस है ये? बहुत, बिल्कुल हमेशा की तरह अपॉर्चुनिटी उन्होंने मिस किए। मिस्टर, मैं सोच रहा था कि यदि ये बात तो आरोप से कभी छूट नहीं सकती कांग्रेस के, भी आपातकाल लगाया गया और गला घोटा गया संविधान का, लोकतंत्र का, लेकिन उसके अलावा कांग्रेस ने भी बहुत अच्छा काम संविधान को मजबूत बनाने में किया है। अब जैसे राहुल जी अडानी का जिक्र बार बार करते हैं कि ये सरकार जो है अरबपतियों के साथ, बिजनेस जो बिलियनर्स हैं उनके साथ रहती है, तो एक रेफरेंस उनको देना चाहिए था कि किस तरह से इंदिरा गांधी ने राजाओं का प्रिविवर्स को ख़त्म कर दिया। कनेक्ट करने का तरीका है, तो एक कनेक्ट है ना कि राजाओं का, और वो राजाओं का प्रिविवर्स जिसको सरदार पटेल ने एश्योर किया था उन राजाओं को जब भारत का यूनिफिकेशन किया गया था। आप उसका हिस्ट्री समझिए, बहुत बड़ा फैसला है वो प्रिवी पर्स खत्म करने का फैसला। मैं समझता हूँ आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में किसी के लिए भी बहुत बड़ा फैसला हो सकता है। और जब आप अडानी का जिक्र कर रहे थे, एक कनेक्ट कर सकते थे कि भाई एक वो प्रधानमंत्री थी जिसने प्रिवी पर्स को खत्म कर दिया राजाओं का, और एक है जो उद्योगपतियों के साथ जुड़े हुए हैं। यदि आप कनेक्ट करना चाह रहे थे, इसका मतलब उन्होंने वो जिस तरह से हमारे जो सांसद अनुराग जी बोल रहे थे कि भाई वो पढ़ा नहीं है, वो तो खैर अपने राजनीतिक तरीके से कह रहे थे, लेकिन और उनकी भी जो टीम है वो उसको कनेक्ट करती। मैं कल से इस बात का जिक्र कर रहा हूँ, कांग्रेस को जो कांग्रेस ने संविधान में ताकत दी है उसका भी जिक्र करना चाहिए। और एक जिक्र और मैं कर दूँ, यदि राहुल गांधी जी पढ़ते तो जिसकी चर्चा पर सबसे ज़्यादा आरोप लगते हैं कांग्रेस पर, इंदिरा गांधी पर, 42nd अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, चेंज ऑफ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि उसमें 28-30 वो किए गए। लेकिन उसके तुरंत बाद जब जनता पार्टी की सरकार आई, मोरारजी देसाई उसके प्रधानमंत्री थे, तो उसमें सारे लोग थे जो आज सत्ता पक्ष में बैठे हैं, मतलब उसी ग्रुप के लोग। उन लोगों ने उस 42nd अमेंडमेंट को जब बदलने की बात हुई तो ज़्यादातर लोगों की राय थी कि अरे इसमें तो सारे सरकार के फ़ायदे की बातें हैं, इसमें से कुछ पॉइंट जो सरकार के फ़ायदे के नहीं हैं या जिन पर हो सकती है उनको बदल दिया जाए। ओवरटर्न नहीं किया पूरा, और पूरे को ओवरटर्न नहीं किया। उसमें अकेले लालकृष्ण आडवाणी थे जो उसको पूरी तरह से। प्रियंका गांधी का सर बयान आया है, हो सकता है राहुल गांधी के भाषण पर बोली हो, सुनते हैं। जो अनुराग ठाकुर ने वहाँ पर बात कहीं क्या कहेंगे, कह रहे हैं संविधान के। मैम, राहुल गांधी ने जिस तरह सरकार को अंगूठा दिखाया, जो अंगूठा वाला मुद्दा उठाया, आप क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल सही मुद्दा उठाया, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। मैम, बीजेपी लेकिन क्रिटिसाइज कह रही है कि आप देखिए बीजेपी का यही काम है, वो असली मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते। आप सोचिए कि मैंने जो भाषण दिया उसमें से अडानी शब्द एक्सपंज हुआ है। क्यों भाई? अडानी कोई अनपार्लियामेंट्री शब्द है? ये किसी का नाम ले सकते हैं, हम अडानी का नाम नहीं ले सकते। धन्यवाद। प्रियंका गांधी आज के राहुल गांधी के भाषण से ज़्यादा अभी वो अपने भाषण पर जो प्रतिक्रिया हुई है उस पर वो बोलना चाह रही हैं। अच्छा, ये मैं अमित मालवीय का जो बीजेपी के सोशल मीडिया के हेड है उनका देख रहा हूँ पोस्ट एक्स पर। उन्होंने कहा कि एक बड़ी पुरानी परंपरा रही है कि पॉलिटिकल पार्टियां
पुराने अनुभवी सांसदों को मौका देती हैं चर्चा की शुरुआत करने का, और इस परंपरा को कांग्रेस ने भी आज तक निभाया है, निर्वहन किया है। लेकिन कल ये एक एक्सेप्शन था कि प्रियंका वाड्रा एक फर्स्ट टाइम एमपी है, उनको सबसे पहले बोलने का मौका कांग्रेस पार्टी ने दिया, जबकि कांग्रेस पार्टी के पास और बहुत सीजन्ड और अनुभवी पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनको मौका नहीं दिया गया। और अब अंत किया है चर्चा का राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो फिर वो लिख रहे हैं कांग्रेस इज नाउ कंप्लीटली स्मैश्ड between the Gandhi siblings. It must be quite suffocating for the rest of them to exist with their irrelevance. बाकी सब लोग बड़े irrelevant हो गए हैं कांग्रेस में, और इस व्यवहार के साथ जीना जो है बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता होगा। उन्होंने लिखा है सफोकेटिंग होता होगा, दम घुटता होगा सांसदों का। सर एक क्विक कमेंट इस पर। बिल्कुल ये सही बात है। शुरुआत तो किसी सीनियर लीडर से, लेकिन अब कांग्रेस में बच्चा कौन है जो सीनियर बता। मल्लिकार्जुन खड़गे तो राज्यसभा में, लोकसभा में तो कोई सा बड़ा सीनियर लीडर है नहीं, कोई बहुत अच्छे व्यक्ति नहीं, बोलते रहता है। लेकिन ठीक है, अगर प्रियंका गांधी को मौका दिया बोलने का, हालांकि ऐसा नहीं था कि प्रियंका गांधी अकेली बोलेगी, बाद में भी कांग्रेस के नेताओं ने चर्चा में हिस्सा लिया है उसके अंदर। लेकिन प्रियंका गांधी को अगर मौका मिला था, और पहली बार शुरुआत करने के लिए आपको मौका पार्टी दे रही है, चूंकि आप प्रियंका गांधी हो, तो मुझे लग रहा है प्रियंका गांधी को भी इसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना था। राहुल गांधी भी आज चुके और कल प्रियंका गांधी भी चुक गई थी। बहुत शुक्रिया सर। अब देखते हैं प्रधानमंत्री कैसे हिसाब बराबर करते हैं। समीर जी, विजय जी, बहुत धन्यवाद आपका, और एक्सटेंडेड आप रुके हमारे साथ आज, इसके लिए बहुत शुक्रिया। आज सैटरडे को पार्लियामेंट चल रही है, तो आपने भी थोड़ा 1 घंटा में और दिया। बहुत शुक्रिया।